Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, प्रीवियस ईयर्स की पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का 5 दिसंबर 2017 का पेपर। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2017 में जितने भी पेपर हुए थे वो सारे के सारे एसएससी ने कराए थे और अब 2020 में जो पेपर होने वाले हैं उनको भी एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। यानी कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप इसका पूरा का पूरा आइडिया लगा सकते हो इन सभी पेपर को सॉल्व करते हुए। तो आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है। जितने भी वीडियो मैं यहाँ पे कराता हूं यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन, आपको सभी क्वेश्चंस को एक रजिस्टर पे नोट करते चले जाना है और जब आपका एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके चले। ये मेरा आपसे वादा है कि आप 15 में से 15 नंबर गेन कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चंस के मैकेनिज्म को समझ के चलना है। जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आप यहाँ पे देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से पीडीएफ में पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 86, जो कि मैथ 86 से स्टार्ट है। रूट के अंदर है 0.0625 का मान क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप वर्बली भी सोल्व कर सकते हो, यानी वर्बली आंसर आ जाएगा 0.25। अगर किसी ने स्क्वायर रूट किया है तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको नहीं आता है तो पहले संख्या को लिखिए, कितना है 0.0625 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि सॉल्व करना है, अंडर रूट सॉल्व करना है। अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट को ये देखिए कि ये सम स्थान पे है या विषम स्थान पे है। आपने काउंट किया 1 2 3 4, 4 मीन्स सम स्थान पे रखा हुआ है। जब भी पॉइंट सम स्थान पे रखा होता है तो अंडर रूट बहुत इजीली निकल जाता है, यानी कि किसी भी ट्रिक से। आपने इसका अंडर रूट निकाला 625 तो कितना होता है 25 होता है। पॉइंट कितने डिजिट पे रखा हुआ है 1 2 3 4। फ्रेंड्स, जब पॉइंट अंडर रूट से बाहर निकलता है तो वो आधे डिजिट पे रह जाता है, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 1 2, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा दिया, यानी आंसर कितना आया 0.25 आपका आंसर है। वही आंसर आया जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहले से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किया हुआ है तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने वर्गमूल और घनमूल को ट्रिक के द्वारा बताया है कि कैसे कैसे आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 20, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, उसे डिवाइड किया हुआ है 7 से, का मान ज्ञात करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। 87 क्वेश्चन है, सारी संख्याओं को लिख लीजिए, 1 + 2 + 3 एंड डैश 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 20 आपके पास संख्या है। इन सभी को एक ब्रैकेट में बंद करना है, 7 से डिवाइड करना है और इस सभी का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई सीरीज दे रखी हो, इस टाइप की कोई सीरीज है और आपको जोड़ना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, मैं आपको बताता हूं। पहले इन सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, भाग का काम बाद में करेंगे। 1 से लेके 20 तक की संख्या जोड़नी है, तो कैसे जोड़ते हैं, पहले देखिए टोटल संख्या कितनी होने वाली है। जब 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जाती है तो 20 संख्या होंगी, आपने लिख दिया पहले 20। फिर क्या करेंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे पहली और आखिरी के योग से। पहली 1 है, आखिरी 20 है, 20 और 1 कितना हो गया 21, और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि ये है इनका योग निकालने का फॉर्मूला। योग तो ये आ गया, इसने बोला है 7 से भाग करने का। अब आप 7 से भाग और कर दीजिए, 2 से ये गया 10 बार, 3 से 7 से गया 3 बार, 10 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 30 आपका आंसर आ चुका है। और कितना सेकंड का टाइम लगा, मैक्सिमम आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से बड़ी है। छोटा सा क्वेश्चन है, वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में भी कराया था जिसमें मैंने पेपर सॉल्व करवाया था। देखिए 88 को कैसे करेंगे, मैंने कंपेयर करने का एक तरीका बताया था सबसे अच्छा। आपको बताना है 2/3 से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले आपने ऑप्शन ए को चूज किया है। ऑप्शन ए कितना है 1/2,
अगर इन दोनों को कंपेयर करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना हुआ 4, इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 3। जिधर साइड की संख्या बड़ी आती है वो भिन्न बड़ी है, और जिधर साइड की छोटी आती है वो छोटी है। 4 इधर आ रहा है यानी कि ये संख्या बड़ी है। इसने पूछा क्या है, इससे बड़ी संख्या, तो ये तो हो नहीं सकती, ये तो पहले से ही छोटी है। ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा आंसर को चेक कीजिए, 2/3 को रखा और बी ऑप्शन को उठाया। बी ऑप्शन कितना है 3/7, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 3 तिया 9। ये भिन्न फिर भी छोटी आई है, आपको इससे बड़ी चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। आप क्या करोगे, 2/3 एज इट इज रहेगा, सी ऑप्शन को उठाया। सी ऑप्शन कितना है 4/7, 7 दूनी 14, 4 तिया 12। क्या हुआ, अभी भी छोटा है, ये वाली अभी भी छोटी है, आपने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 2/3 की डी ऑप्शन लिया, कंपेयर करेंगे 6/7 से, 7 दूनी 14, 6 तिया 18, ये 14 है ये 18 है, इसका मतलब बड़ी आ चुकी है, आपको बड़ी ही बतानी थी। तो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, डी आंसर करेक्ट है, यानी कि 6/7। बहुत छोटा सा तरीका है, किसी भी भिन्न को कंपेयर करना हो, आरोही क्रम में लगाना हो, अवरोही क्रम में लगाना हो, आप इसी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 2, 3, 4 तथा 6 से विभाज्य करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें 2 लॉजिक दे रखे हैं, 2, 3, 4 और 6 से भाग देने पे एक शेष भी बचना चाहिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। आपको कैसे करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन 89 है, किस किस से भाग देने की बात कहा है इसने, 2 से भाग देने की बात कर रहा है, 3 से भी और 4 से भी और 6 से भी। जब आपको कई सारी संख्या से भाग देने की बात करता है तो सबसे अलग अलग भाग कभी नहीं देना चाहिए, उनके एलसीएम से भाग देना चाहिए, यानी कि जो एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी उन सभी से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करोगे, आप इनका एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 है, 12 एलसीएम आ चुका है आपका। अब क्या करोगे आप लोग, 12 से जो उसने संख्या बोली है उसको भाग दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी कैसे संख्या निकालते हैं, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 बढ़ाते चले जाइए, जब आपके अंक पूरे हो जाए जब ही रुक जाना है। 1, 2, 3, 4, 4 अंक हो चुके हैं। जो संख्या दे रखी है उसे भाग देना है एलसीएम से। एलसीएम कितना है 12, 12 से कितने बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, यहाँ पे बचा 4 और 0, 12 से इसको डिवाइड किया, 12 किया 36 और बचा कितना 4। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर होता है एक्स्ट्रा। एक तरीका तो ये होता है, दी हुई संख्या में से रिमाइंडर को लेस कर दिया जाए। अगर 1000 में से 4 को लेस करूंगा तो ये आ जाएगी 3 अंकों में, ये तरीका तो आपका फेल हुआ। दूसरा तरीका होता है जोड़ने वाला। जोड़ने वाला तरीका क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया है और जो शेष बचा है दोनों का अंतर ले लीजिए। 12 में से 4 गया, कितना हुआ 8, इस 8 को जोड़ दीजिए संख्या में। संख्या कितनी है 1000, यहां पे कितना हो जाएगा 1008। 1008 ऐसी संख्या होगी जो इन सब से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसने कहा क्या है, एक शेष बचना चाहिए। जो शेष बचाया जाता है उसे हमेशा लास्ट में जोड़ा जाता है। आपने इसमें एक और जोड़ा, कितना हुआ 1009। आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 प्लस 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 2.7 एंड डिवाइड बाई 3.2 का क्यूब माइनस 2.7 का क्यूब। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले फ्रेंड्स जहां पे या तो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी क्यूब हो रहा हो, कैसे करोगे आप लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये कितना है 3.2 मल्टीप्लाई का 3.2, एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, फिर कितना है 2.7 मल्टीप्लाई 2.7, फिर है प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 2.7। अब नीचे क्या है 3.2 का क्यूब, यानी कि 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, एक ब्रैकेट के अंदर तो ये है, फिर इसके बाद माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है 2.7 2.7 2.7 ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब कोई भी क्वेश्चन मिले
तो आपको ये देखना है उसमें कहीं ना कहीं क्यूब दे रखे होंगे, या तो ये क्यूब अंश में दे रखे होंगे या ये क्यूब हर में दे रखे होंगे। अगर ये हर में दे रखे हैं तो कैसे करोगे, ऊपर वाली सारी संख्या का सॉल्यूशन आएगा 1, और नीचे क्या करना है, दोनों में से एक एक संख्या उठा लेनी है, और अगर माइनस हो रहा है तो उनको माइनस कर देना है और प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है। दोबारा से बताता हूं, जब ऐसी फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिले तो जहां पे तीन तीन संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है उस पॉइंट को मार्क करना है, यानी कि ये हो रही है हर में, तो सारा का सारा सॉल्यूशन आएगा हर में। जो अंश वाली संख्या है उसकी वैल्यू 1 आएगी ऑटोमेटिकली। आपको क्या करना है, दोनों में से एक एक संख्या लेके लेस कर देनी है अगर माइनस है तो, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस कर देते। यहाँ पे माइनस है, देखिए क्या ऐसे करेंगे, 3.2 माइनस के 2.7। अब आप सॉल्व करोगे, ऊपर 1 रहेगा, 3.2 में से 2.7 लेस होगा, 0.5 बचेगा, पॉइंट हटा यहां से कितना हो गया 10, 5 से कट गया 2 बार, आंसर कितना आएगा 2। आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान क्या है। b से स्टार्ट कीजिए, b जो है 150 से 20% अधिक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे आएंगे। क्वेश्चन 91 है, इसने बोला है b 150 से 20% कम है। मैं लास्ट से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पहले जो लॉजिक दिया हुआ है वो अधूरा है, लास्ट से स्टार्ट है। तो b निकालिए आप, b बराबर है 150 से परसेंट अधिक की बात कर रहा है, और जितने भी परसेंट अधिक होता है 100 में जोड़ दिया जाता है, जितने परसेंट कम होता है 100 में से घटा दिया जाता है। 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150 का 120%, और जब परसेंट को हटाया जाता है तो कितना आता है नीचे 100। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से कट गया 60 बार, 6 तिया 18, यानी कि कितना आया 180 आया बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आ चुकी है 180। अब आप क्या करोगे, बी से ए को रिलेट कीजिए। अब पहली लाइन को पढ़िए, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है और बी कितनी है 180, तो अब हम ए निकाल रहे हैं बी को बेस मानते हुए। पहले बी को लिख लेंगे, फिर उसने बोला है 30% कम, तो 30% कम मतलब 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना हुआ 70 हुआ, तो 180 का 70%, और जब परसेंट को हटाते नीचे कितना हो जाता है 100, 0 से 0, 0 से 0। अब दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 18 सत्ते 126, यही आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। 126 कौन सा आंसर है, डी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। यदि a बराबर 5/4 गुणा b तथा b बराबर 2/10 गुणा c हो तो a b c का मान बताना है। अनुपात और समानुपात का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 92 पहले a और b में रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बराबर है 5/4 गुणा के b। जब ऐसी कंडीशन में कहीं पे लिखा होता है तो a की डायरेक्ट वैल्यू होती है मित्रों ये, और b की डायरेक्ट वैल्यू होती है ये, यानी कि a और b का यहां से अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a बराबर कितना है 5 और b बराबर है 4, तो मैं लिखूंगा a अनुपात b बराबर, जब a पहले लिखा है तो a की वैल्यू को पहले लिखो, कितना होगा 5/4। फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं, b बराबर है 2/10 गुणा c, तो यहां पे लिखा b बराबर 2/10 गुणा c। 2 को 2 से काट दिया एक बार और 2 से काट दिया 5 बार, यानी कि हम अनुपात लेते हैं तो छोटी से छोटी फॉर्म लेके चलते हैं। अब यहां से b की डायरेक्ट वैल्यू हुई ये और c की डायरेक्ट वैल्यू हुई ये। डायरेक्ट वैल्यू निकालने की ये ट्रिक्स है। तो यहाँ पे अनुपात बनाओगे आप कैसे मित्रों, b और c का, b अनुपात c लिखोगे तो b की वैल्यू पहले लिखोगे, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की कितनी है 5, तो आपने बनाया 1 अनुपात 5। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इन दोनों अनुपात को जोड़ दो और क्या बताना है, a अनुपात b अनुपात c। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं और बीच में उस संख्या को लिखा जाता है जो 2 बार है। b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, तो बीच में किसको लिखा है मैंने, b को। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले a b के अनुपात को लिखो, a b के नीचे कितना है 5/4, आपने लिख दिया 5/4। अब दूसरे स्टेप पे आइए, b और c का अनुपात, इससे एक नीचे लिखिए, एक स्टेप नीचे, कितना आएगा
1:5। जब आपने ऐसा लिखा होगा तो एक यहाँ पे खाली जगह बचेगी और एक यहाँ पे खाली जगह बचेगी। चिंता की कोई बात नहीं है, इन खाली जगह को बराबर वाली संख्या से रिप्लेस करना है। आई रिपीट, इन खाली संख्याओं को बराबर वाली संख्या से भरना है। यहाँ पे 4 है तो 4 से इसे फिल कर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 से इसको फिल कर दीजिए। हो गया। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं की नीचे वाली संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5 आपने लिख दिया, 4 एकम 4 लिख दिया, 5 चौक 20 लिख दिया। अनुपात बना रखा है, अनुपात बना दो। ऐसा ही आपका आंसर कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। और कौन सा आंसर मिल चुका है आपको? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये दो अलग अलग अनुपात को एक अनुपात बनाने की सबसे अच्छी ट्रिक है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 11 खिलाड़ियों तथा उनके टीचर की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। कैसे करेंगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को? ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स हमेशा। 93 क्वेश्चन, सबसे पहले जो उसने दिया है उसे लिखिए। 11 खिलाड़ी और टीचर कितने हो चुके हैं? 12 लोग हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग संख्या। यहाँ पे संख्या कितनी हो गई है? 12। आगे लिया है औसत। औसत कितना दे रखा है? 33 वर्ष। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 33। ये क्या है? औसत है। और अब हम लोग क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स औसत के किसी भी क्वेश्चन में औसत पे ही कैलकुलेशन नहीं करते। योग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। योग मीन्स संख्याओं का योग और संख्या मीन्स संख्याओं की संख्या। एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है औसत का, और यहीं से योग निकालना हो आपको तो कैसे करते हो? संख्या को इधर ले जाइए, यानी कि औसत गुणा के संख्या। ये फॉर्मूले होते हैं औसत निकालने के लिए। तो आप कैसे करोगे? योग निकाल रहे हो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और कितना आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 396 आ जाएगा। आपने योग निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। इसने बोला है पहले 5 खिलाड़ियों की, 5 खिलाड़ी काउंट किए हैं और कितनी है औसत आयु? 5 खिलाड़ी काउंट किए और औसत दे रखा है 29। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 145 आ जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे आप? आगे के स्टेप को पढ़िए। शेष 6 खिलाड़ियों की, अब जो बचे हुए 6 खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 30। तो यहां भी औसत पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, योग बनाइए, दोनों की गुणा करेंगे। 6 तिया 18 यानी कि 180 आ गया। अब आगे की कहानी शुरू होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करना होता है? यहाँ पे 12 संख्याएं हैं, यहाँ पे 11 संख्याएं हैं। यानी कि 12 संख्या आपको दी थी, आपने क्या गिना? पहले 5 गिन लिए और आखिरी के 6 गिन लिए। तो कितने गिने आपने? दोनों को मिला के 11 गिने। 11 कैसे पता लगा? इन दोनों को जोड़ने से। ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है। ये सारे के सारे विद्यार्थी हैं, इनके साथ विद्यार्थी प्लस टीचर है। टीचर को कैसे निकाल सकते हो? ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा के, यानी कि 12 में से जब 11 को घटाओगे कितना आएगा? 1। और कौन आएगा? वो भी शिक्षक। तो जो काम आपने एलएचएस में किया है सेम काम आरएचएस में कीजिए, यानी कि नीचे वाली संख्याओं को जोड़ना है और ऊपर वाली में से घटाना है। जब नीचे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 325। और अब क्या करोगे आप? ऊपर वाली संख्या में से इसको लेस कर देना है, और लेस करने पे कितना आएगा? 71 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 71 साल के अध्यापक हैं उनके। आपको आंसर समझ आया? आपको सॉल्यूशन समझ आया? ध्यान से एक बार और देखिए, मैकेनिज्म यही है। औसत के किसी भी क्वेश्चन में औसत पे ही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमेशा योग पे करेंगे। योग निकालते चलिए जो जो उसने दे रखा है, फिर एलएचएस को एनालाइज कीजिए कि हमें जो उसने पूछा है कैसे निकाल सकते हैं, जोड़ के या घटा के। जो काम एलएचएस में करना है वो सेम काम आरएचएस में रिपीट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 ने बोला है 8,000 रुपए पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज में अंतर क्या होगा? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। ये क्वेश्चन या तो 2 साल का अंतर पूछा जाता है या 3 साल के अंतर के लिए पूछा जाता है।
एक साल का अंतर कभी नहीं पूछता, क्योंकि एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ 2 फॉर्मूले बताऊंगा, एक 2 साल के लिए और एक 3 साल के लिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले आपको फॉर्मूला लगा के आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 94 को। पहले 94 में जो दे रखा है उसे नोट कीजिए। इसने दिया है 8,000 रुपए और रुपए को बोला जाता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपीज उसने दिया है। उसके बाद क्या बोला है 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर, दर को बोलते हैं रेट, यानी कि रेट कितना दिया हुआ है 2.5%। इसके बाद क्या दिया है उसने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी समय कितना है 2 साल। तो आपने लिख लिया समय को भी, जो कि है 2 साल के लिए। अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूं फ्रेंड्स। पहला फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए अगर पूछा जाता है तो आपको अंतर निकालना है। अंतर को मैं डिनोट कर रहा हूं डी से। डी मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, है ना। बहुत छोटा सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है डिफरेंस यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल गुणा के आर बटे 100 का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन 3 साल के लिए पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मीन्स अंतर, प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। जी हाँ, इस फॉर्मूले को पहले तो कॉपी कर देना है 2 साल वाले को। फिर जो तीसरा साल है उसके लिए क्या करना है 300 प्लस आर अपॉन 100। एक छोटी सी चीज और लगा दीजिए, 2 साल के लिए पूछा जाए इसमें वैल्यू रख दो, 3 साल के लिए पूछा जाए इसमें वैल्यू रख दो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब 2 साल का पूछा गया है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। कितना है प्रिंसिपल है दे रखा है 8,000 रुपए, गुणा के दर कितना दे रखा है 2.5 बटे 100, और जब इसका वर्ग करेंगे तो एक बार और गुणा हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 100। बस क्या करना है सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटाया नीचे 10 की गुणा, ये पॉइंट हटाया नीचे 100 की गुणा हो गई। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल। अब आप क्या करोगे 25 से कैंसिल कर दिया, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल कर दिया 2 बार, 2 से कैंसिल कर दिया 5 बार, 5 से कैंसिल कर दिया 5 बार, यानी कि लास्ट में आंसर कितना है 5 रुपए आपका आंसर हो चुका है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, मात्र 5 रुपए का अंतर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। दोनों फॉर्मूले याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं होगा जो आपसे ना हो, अगर फॉर्मूले आप सही लगाते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई हैं तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। जब रुपए और सामान की बात होती है तो या तो सीपी बनाया जाता है या एसपी बनाया जाता है, जो उसने दे रखा है। बनाते कैसे हैं ध्यान से यहां पे देखिएगा। 95 क्वेश्चन है, इसने बोला है 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई। खरीदी गई मीन्स क्या होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोलते हैं मित्रों सीपी। सीपी कैसे बनाते हैं, जो रुपए हैं उनको लिख दीजिए ऊपर 10,000, जितना सामान खरीदा है उसे नीचे लिख दीजिए, कितना हो गया 40, यही सीपी है। जब अलग अलग चीजें दे रखी हों तो जितने रुपए हैं उन्हें ऊपर लगाइए, सामान को नीचे लगाइए, क्या बन जाएगा आपके पास सीपी बन जाता है। फिर क्या दिया है 60% का लाभ, इसने प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है 60%। अब जो 60% है इसको क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल बना सकते हैं। कैसे, परसेंटेज हटाया नीचे हो गया 100, 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 5 बार, कितना आया 3/5 आया। अब देखते हैं हम लाभ आया है क्या, लाभ आया है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर जोड़ के लिखते हैं, और हानि आई होती है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर घटा के लिखते हैं। यहां पे लाभ है तो कैसे लिखेंगे
5 को 3 में जोड़ा, 5 और 3 कितना हो गया, 8/5 हो चुका है। 8/5 क्या है, लाभ की नॉर्मल फॉर्म। अब बात को ध्यान से समझ, अगर क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा है तो कैसे करते हो। एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले पेपर में भी बताया था, जो कि कल सॉल्व करवाया था। सबसे पहले होता है सीपी, फिर होता है एमआरपी और फिर होता है एसपी। यानी कि ये एक सीक्वेंस होता है इनके बीच में। अगर क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि पहले की कोई चीज दे रखी है और बाद की पूछी है, तो जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी सीधी मल्टीप्लाई करनी है। अगर बाद की कोई चीज दे रखी है और पहले की पूछी है तो आपको उल्टा चलना है, और उल्टे चलने के लिए इसकी उल्टी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। आप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, सीपी दे रखा है, एसपी पूछा है, तो सीधी गुणा करेंगे। ये कितना है, 10,000/40 गुणा के 8/5। 8 से काट दिए कितने बार, 5 बार। ऊपर कितना आया, ऊपर आया 10,000 रुपए, और नीचे कितना आया, 5×5 = 25। ये विक्रय मूल्य आया। इसका मतलब क्या है, ये तो है रुपए और ये है सामान। सामान कितना आया आपका, 25 सामान आया। यानी कि 10,000 रुपए में 25 कुर्सियां आप लोग बेच सकते हो। और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, पहला ही ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप 10,000 को ना लो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसने केवल 10,000 कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में इन्वॉल्व भी कर दिया है। अगर आप इस 10,000 को ना लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। जो सीपी बनाओ 1/40 बना लेना, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यानी कि जो क्रय मूल्य था, लागत मूल्य, उससे 30% ज्यादा वो प्रिंट कर देता है। यदि 20% की छूट देने के बाद वह वस्तु को 780 रुपए में बेचता हो, इसने 38 दे रखा है, वो करेक्शन किया हुआ है मैंने। 780 रुपए में बेचता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब इसने 780 क्या दिया है, बेचने की कंडीशन दी है। पहले बेचने वाली कीमत को लिखो। क्वेश्चन नंबर है 96। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 780 रुपए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 780 रुपए। अब क्या बोला है इसने, 20% की छूट देने के बाद इतने में बेचता है। यानी कि अगर 20% छूट की मैं उल्टी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एमआरपी मिल जाएगा। एमआरपी अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, एमआरपी। इसने बोला है कि 20% छूट के बाद है ये, तो 20% छूट कितना होता है, 20% होता है, यहाँ पे देख लीजिए, 20% होता है 1/5 के बराबर। और जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो हानि होती है, नीचे वाली संख्या को ऊपर घटा के लिखते हैं। 5 में से 1 गया तो कितना हुआ, 4/5। जो एमआरपी है उस पे अगर 4/5 की छूट देते हो तो आपको मिलता है 780 रुपए। समझ आया। 20% छूट का मतलब होता है 1/5, यानी कि परसेंट हटाओगे तो 1/5 आएगा। जब छूट दी जाती है तो नीचे वाली संख्या को घटा के लिखते हैं, यानी कि 4/5। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले, एमआरपी पे 4/5 की छूट देते हैं तो मिलता है 780 रुपए। अब क्या करेंगे, 4 से इसे काट देंगे, कितना जाएगा, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, और 4 नेम 36 और 4 पंजे 20। 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एमआरपी पता लग जाएगा, जो कि कितना आएगा, 975 रुपए। जब 195 में 5 की गुणा करेंगे तो आएगा 975 रुपए, आपको मिला है एमआरपी। अब एमआरपी से चलना है आपको सीपी। कैसे, पीयूष अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को उसके वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अधिक का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। 30% अधिक को देख लीजिए, यहाँ पे 30% कितना होता है, 3/10 की फॉर्म होता है, और जब अधिक हो जाता है तो कितना हो जाता है, 13/10। ये बनी आपकी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है, वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से इतने अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, सीपी। इसमें अधिक कितना किया है, 13/10 बराबर कितना होना चाहिए, 975 के। अब इसे सॉल्व कर दें, 13 से कितने बार कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और यहाँ पे बचेगा 13 पंजे 65। 10 की उधर गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा इसका सीपी। थोड़ा सा
अजीब लगा होगा आपको क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का एकमात्र यही तरीका होता है, जो चीज दे रखी है यानी कि एसपी दे रखा है, एसपी से ही सारे लिंक करते चले जाइए। एसपी से पहले निकाला एमआरपी और एमआरपी से फिर निकाला हमने सीपी। बाद के लिए सीधी गुणा करते हैं, पहले के लिए उल्टी गुणा करते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत कम कैलकुलेशन होती है, बहुत ना के समान, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसको आखिरकार शुरू कहां से करना है। तो कैसे करोगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, ध्यान से देखना मेरी तरफ। 97 क्वेश्चन है, इसने दो चीजों के बारे में बोला है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके अंदर भी वृत्त बना। तो सबसे पहले मैंने बनाया मित्रों एक वर्ग, और वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं, यानी कि ये भी एस है, ये भी एस है, एस मीन साइड, और ये भी एस है और ये भी एस है। अब क्या बोला है, इसके अंदर आपको वृत्त बनाना है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे तो क्या करेगा, सारी भुजाओं को टच करता हुआ वृत्त बनेगा इस टाइप से। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो ऐसा बन गया है, आप निश्चिंत रहिए। ये बना लिया हमने वृत्त, और वृत्त कैसा बनेगा, सारी भुजाओं को टच करते हुए बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो एक जगह तो लिखा मैंने वर्ग, जो कि कैसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। एक जगह लिखा मैंने वृत्त, जो कि कैसी फॉर्म में है, ऐसी फॉर्म में है। अब इनके क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको करना पड़ेगा भुजा का वर्ग। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस। अब यहाँ पे वृत्त तो दे रखा है, लेकिन रेडियस कहाँ है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होती है, लेकिन रेडियस की वैल्यू नहीं पता है। तो यहां से पहले रेडियस निकाल लें। कैसे, रेडियस को, अगर ये है इसका सेंटर है और यहां से यहां पे मैं मिलाता हूं तो ये होता है व्यास, यानी कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो परिधि को मिलाती है, परिधि होती है ये आसपास की जो लाइन खींची हुई है, वो क्या होता है, व्यास। यहां से यहां तक है व्यास, और व्यास से आधी होती है त्रिज्या। पूरी वैल्यू कितनी है, एस है, तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ, S/2, और ये वाला हिस्सा भी कितना हुआ, S/2, यानी कि त्रिज्या कितनी आई, S/2 आ चुकी है त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का वर्ग निकाल दिया। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है मित्रों, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, S/2, तो S²/2 का स्क्वायर। समझ में आया आपको। वर्ग का क्षेत्रफल लगाया, वृत्त का क्षेत्रफल लगाया, पाई की वैल्यू रख दी। एस के स्क्वायर से एस का स्क्वायर कैंसिल हुआ। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा, 1। यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, ये आया 1 और ये आया 22/7 गुणा 1/4, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। आपने क्या किया, 2 से 2 बार काट दिया, 2 से 11 बार काट दिया, 7 दूनी 14 हुआ। 14 इधर हर में है तो इधर लाएंगे तो अंश में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 14:11 का अनुपात आपका आ चुका है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। भुजा या त्रिज्या कुछ भी दे रखी है उसको एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं जो उसने पूछा है। क्षेत्रफल पूछा है क्षेत्रफल, परिमाप पूछा है परिमाप। ऐसे ही किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 98। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी है ये हमको बतानी है। औसत गति के 2 कंडीशन होती हैं, जब दूरी समान हो तो अलग फॉर्मूला लगाते हैं, जब दूरी असमान हो तो अलग फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। 98 है, इसने 3-3 किलोमीटर की 4 अलग अलग डिस्टेंस दे रखी हैं। अगर आप समान डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको छोटे तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल क्या फॉर्मूला होता है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा
समय, इसको रखना है। अब चाल, दूरी और समय के अंदर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी होती है चाल गुणा के समय। दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। और अगर आपको समय निकालना पड़ जाए कभी, तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी को चाल से भाग दे दीजिए। ये चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूले की ही अलग अलग फॉर्म है और समय दूरी में आपको दे रखी है। आप लोगों को कैसे करना है? कुल तय की गई दूरी निकालते हैं पहले। कुल तय की गई दूरी कैसे है? 3-3 किलोमीटर की 4 डिस्टेंस चली है। तो पहले 3 चला, फिर से 3 चला, फिर से 3 चला और फिर से 3 चला। ये हो गई क्या? कुल दूरी। अब बात करते हैं कुल लगा समय। कुल लगा समय कैसे निकालते हैं? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी कितनी चली थी? 3 किलोमीटर। और कितनी चाल से चली थी? 10 से चली थी, यानी 3/10 हो गया पहली का समय। अब ऐसे ही करेंगे। दूसरी कितनी है? 3 किलोमीटर दूरी 20 की चाल से चली, दूसरी का समय। तीसरी दूरी 3 किलोमीटर 30 की चाल से चली, तीसरी का समय। चौथी दूरी 3 किलोमीटर 40 की चाल से चली, चौथी का समय। सॉल्व करना है बस, जो आ जाएगा वही आंसर है। कैसे करेंगे? ऊपर वाला सॉल्व किया, कितना हो गया? 3 चौका 12 तो ऊपर हो गया। अब नीचे वाले इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा सभी का 120। 10 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 12। 12 दिया 36। 20 से भाग दिया कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 दिया 18 प्लस 30 से भाग दिया 4 बार जाएगा, 4 दिया 12 और प्लस 40 से भाग जाएगा 3 बार, 3 दिया 9। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर आया 12, इन सबको जोड़िए 36, 18, 12 और 9 को जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 75 और नीचे कितना है? 120। सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर चली जाती है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे इसको? ये आएगा 12 गुणा के 120 बटे 75। अब क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करें। 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। 96 को जब आप 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 96 को 5 से भाग देने पर आएगा आपको 19.2 और यही आपका आंसर है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। पी ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया। कुछ महीने के बाद क्यू 60,000 रुपए के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ? ध्यान से पढ़िएगा लास्ट की लाइन को। लास्ट की लाइन हमेशा चेंज होती है ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। या तो पूछता है क्यू कितने समय तक व्यापार में रहा, या पूछता है क्यू कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो कैसे करोगे इसके? ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। साझे से ये क्वेश्चन लिया गया है 99। आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए A/B को लिया जाता है। कैसे? यहाँ पे P और Q है तो मैं ले रहा हूं P/Q की फॉर्म। ध्यान दीजिएगा कैसे लेना है। पहले लेते हैं P का पैसा। P का पैसा कितना है? 80,000 रुपए और जितने टाइम के लिए रहता है उतने की गुणा कर देते हैं। 80,000 रुपए के साथ व्यापार किया है और पूरे लास्ट तक रहा है, यानी कि 12 महीने तक रहा है। समझ आया? जितना पैसा जितने टाइम तक रहता है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्यू ने क्या किया है? 60,000 रुपए लगाए और कितने महीने तक व्यापार में रहा है मुझे नहीं पता कितने महीने तक रहा है, तो क्या बता दिए यहाँ पे? एक्स। ये एक्स की वैल्यू क्या है? कितने महीने व्यापार में रहा। एक्स की वैल्यू है कितने महीने व्यापार में रहा। अब मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं अगर आप भूलते हो। एक्स बराबर कितने महीने व्यापार में रहा। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग ऐसे क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू मैंने मानी है कितने महीने तक व्यापार में रहा है। अब बराबर कितना है? ये आया हमारे अकॉर्डिंग लाभ, ये आया हमारे अकॉर्डिंग लाभ, तो उसके लाभ के बराबर रख दीजिए। उसका लाभ कितना है? 2:1 और 2:1 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1। आपने लिखा 2/1 की फॉर्म। अब क्या किया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। 6 से डिवाइड किया कितने बार गया? 2 बार। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बार। एक्स की इधर गुणा कर दी और 1 की इधर गुणा कर दी। एक्स बराबर कितना आया? 8 महीने। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि 8 महीने तक शामिल रहा। 8
आप कह सकते हो यहाँ पे महीने तक व्यापार में साझी रहा। लेकिन इसने पूछा ये नहीं है कितने महीने तक साझी रहा, इसने पूछा है कितने महीने बाद आया था। व्यापार कितने टाइम चला है, 12 महीने। ये कितने टाइम तक रहा है, 8 महीने, तो घटा दीजिए। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कितने महीने बाद, महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। कैसे करते हैं, कुल कितने टाइम व्यापार चला है, 12 महीने। कितने टाइम तक वो उसके अंदर रहा है, 8 महीने। दोनों को लेस कर दो, यानी कि 4 महीने आपका आंसर है। जनरली लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के इसी को आंसर मान लेते हैं, और ये होता है गलत आंसर। यानी कि आंसर क्या होगा, 4 महीने तक व्यापार में, 4 महीने बाद शामिल हुआ है किसी भी व्यापार में। आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एम का उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, हमें बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 सेकंड लेगा सॉल्व होने के लिए। बस आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसने जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर एफ नाम का बंदा और एम नाम का बंदा दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना दिन लगता है, 8 दिन का समय उसको लग जाता है। अगर अकेला एफ करेगा, अगर अकेला एफ करे तो उस काम को निपटा देता है 12 दिन के अंदर। समझ आया आपको। अब बताना है कि अकेला एम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, अकेला एम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये हमको बताना है। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन लगे उसके लिए 2 ट्रिक। पहली ट्रिक, अगर 2 लोगों का काम कभी जोड़ना पड़ जाए, कभी भी आपको काम जोड़ना पड़े तो आप दोनों संख्याओं की ऊपर गुणा कर दो और नीचे दोनों का प्लस कर दो, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको बिना किसी टेंशन के। अगर कभी आपको काम घटाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, ऊपर दोनों संख्याओं की गुणा करो, नीचे दोनों का माइनस कर दो। बहुत छोटी सी ट्रिक है और तुरंत आंसर मिलेगा बिना किसी टेंशन के। अब इन क्वेश्चन इन ट्रिक्स को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। एफ और एम 2 बंदे कर रहे हैं 8 दिन में, अकेला एफ कर रहा है 12 दिन में। आपसे पूछा है एम का, कैसे करेंगे, दोनों के काम में से एक का काम घटा दूं तो बचेगा कौन, एम बचेगा। तो एम का काम आप निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घटाना। घटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का माइनस। मल्टीप्लाई कीजिए 12 गुणा के 8, माइनस कीजिए 12 माइनस के 8, सॉल्व कर दीजिए। 12 गुणा 8 तो ऊपर आया और नीचे कितना आया, 12 में से 8 गया तो 4, 4 से कट गया 2 बार, 12 दूनी कितना हो गया, 24 दिन आपका आंसर आ चुका है। यानी कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कितना सा, मैक्सिमम 10 सेकंड का समय आपको लगा होगा इसको करने में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टाइप के क्वेश्चन करके अपना अच्छा स्कोर कर सकें दिल्ली पुलिस 2020 एग्जाम में। और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो आगे भी आपके लिए कंटिन्यूअस लेके आता रहूंगा अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।